मित्रों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय सर SDSST पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और साथियों घर पर ही पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की क्लास में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पिछले दिन पालमपुर गांव का संक्षिप्त परिचय दिया था। मैंने पिछले दिन पालमपुर गांव का संक्षिप्त परिचय दिया था, बताया था कि वहाँ की कौन कौन सी मुख्य क्रियाएं हैं, यानी किसी गांव की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इन सब के विषय में संक्षिप्त विवरण आप लोगों ने प्राप्त किया था। तो आज इसी क्रम में आइए देखते हैं कि आखिर पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो उत्पादन है उसका संगठन कैसे होता है, यानी उत्पादन के संगठन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए मूलभूत 3 आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल उसी तरह से उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसी भी क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए इन 3 चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों की मुख्य आवश्यकता होती है। अब देखते हैं वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है भूमिका। मित्रों देख रहे हैं, सबसे पहला नंबर किसका आता है? भूमिका। क्योंकि अगर हम कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिल्डिंग, कृषि कार्य, चिकित्सालय, कुछ भी बनाना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? भूमि की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जल, वन, खनिज और बहुत सारी दूसरी आवश्यकताएं भी होती हैं। तो ये सब कुछ आता है भूमि के अंतर्गत। यानी उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो वो क्या है? वो है भूमि। क्योंकि भूमि के बिना भले ही कितना पैसा क्यों ना हो, मेहनत करने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर भूमि नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे बिंदु की, जो आता है श्रम। जो क्या है? श्रम। यानी श्रम के अंतर्गत 2 प्रकार के श्रम होते हैं। एक श्रम होता है शारीरिक श्रम और दूसरा श्रम होता है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे मानसिक श्रम करते हैं, और जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या शारीरिक मेहनत करने वाले होते हैं, ऐसे लोग शारीरिक श्रम करते हैं। अब श्रम, क्योंकि अगर भूमि है और श्रम है तभी उत्पादन करने के लिए कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है। अब अगली बात आती है कि फैक्ट्री अगर लगाई भी जा सकती है तो वो कैसे? वो उसके लिए कुछ आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक पूंजी की। अब अगर हम भौतिक, अभी देखा कि श्रम के अंतर्गत एक मानसिक और दूसरा शारीरिक श्रम। अब भौतिक पूंजी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की पूंजी होती है। यानी हमारी जो भौतिक पूंजी है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अस्थाई पूंजी और एक होती है कार्यशील पूंजी। आगे देखते हैं कि यानी अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब अस्थाई पूंजी क्या है? अस्थाई पूंजी के अंतर्गत जैसे औजार, मशीन, भवन और भी अन्य, जैसे किसान का हल हो गया, जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया इत्यादि। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यशील पूंजी की, तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत जैसे कच्चा माल
और नकद मुद्रा, ये उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। ये उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और इन्हीं पैसों को यानी हम कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखते हैं। अब इन सभी बिंदुओं को मिला करके अगर हम कहें कि उत्पादन के कारक यानी जो इनका संगठन बनता है वो कैसे बनता है? उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। आगे देखते हैं कि पालमपुर गांव में खेती कैसे होती थी। पालमपुर गांव में खेती कैसे होती थी? देखो, भूमि स्थिर है। भूमि क्या है? स्थिर है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और जो पालमपुर गांव की कहानी यहाँ पर दर्शाई जा रही है, वह कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, यह एक काल्पनिक कहानी है, एक काल्पनिक गांव है। तो अब यहाँ पर भूमि की बात की जा रही है कि पालमपुर में कितने लोग खेती पर निर्भर हैं। 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। पालमपुर गांव में कितने लोग खेती पर निर्भर हैं? 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। बाकी जो शेष लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो 25% लोग हैं, उन 25% लोगों में कुछ लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, उसी में से कुछ व्यापारी भी हैं, उसी 25% में से कुछ व्यापारी भी हैं, अलग अलग धंधे में लगे हुए तमाम प्रकार के धंधे भी करते हैं। कोई मोटर वाहन चलाता है, कोई खेती करता है, विभिन्न प्रकार की वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पालमपुर गांव में कितने लोग खेती करते हैं, खेती पर निर्भर हैं, तो 75% लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। अब खेती की बात आती है तो खेती की माप करने के लिए उसकी कुछ इकाई है, क्योंकि अपने यहाँ सामान्य तौर पर क्या कहते हैं कि 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, बिस्वा की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ की भूमि मापने की मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर है। अपने यहाँ क्या करते हैं, आमतौर पे लोग गुट्ठा से मापते हैं या लट्ठा से मापते हैं, लेकिन वहाँ की जो माप की इकाई है वो मीटर की है, और वहाँ जो भूमि मापने की मानक इकाई है वो हेक्टेयर है। अब देखते हैं कि वहाँ के लोग आखिर कृषि कार्य में उत्पादन कैसे अच्छा करते हैं, उत्पादन को कैसे अच्छे ढंग से करते हैं, कैसे अधिक उत्पादन करते हैं और कैसे अधिक उत्पादन कर सकते हैं। भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका। देखिए, भूमि से हम किस प्रकार से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले वहाँ पर देखिए एक फसल बोई जाती है बरसात के मौसम में, खरीफ की फसल। ये पालमपुर गांव कहानी की बात करते हैं कि वहाँ खरीफ की फसल यानी जो बरसात के मौसम में, अब हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो फसलें होती हैं, फसल चक्र होता है, वो पूरे एक वर्ष में कितनी फसलों का होता है या कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब हम अगर खरीफ की फसल की बात करते हैं तो खरीफ की फसलें जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, वो सभी फसलें, वो चाहे धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मूंगफली हो, ये जितनी भी फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, वे सभी फसलें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं रबी की फसल, यानी खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल के बाद बात करते हैं रबी की फसल।
रबी की फसल जो सर्दी के मौसम में यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में जो फसलें बोई जाती हैं वह सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसमें आलू, सरसों, गेहूं, राई, मटर, कई प्रकार की फसलें हैं जो रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो जायद की फसल है, जायद की फसल अप्रैल, मार्च लास्ट और अप्रैल में बोई जाती हैं, या मार्च में, अप्रैल में बोई जाती हैं और मई जून में वो फसलें समाप्त हो जाती हैं। ऐसी फसलों को हम जायद फसल कहते हैं। वहाँ के लोग जो थे वो अधिक उत्पादन करने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए भूमि को खाली नहीं रखते थे, क्योंकि जितनी भूमि कृषि करने योग्य थी उस सभी भूमि पर वे फसलों का उत्पादन करते थे। तो मित्रों, आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी और इसमें उत्पादन का संगठन इतना देखा। बाकी अगला चैप्टर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद मित्रों। जिन छात्र छात्राओं का नंबर अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है, उन सभी को प्रयास करके जोड़ने का प्रयास करें। जिसका नंबर किसी के पास हो वो विनयशील सर जी के पास भेज करके अपना व्हाट्सएप जुड़वा सकता है, ताकि जो शेष छात्र बचे हुए हैं वह भी ऑनलाइन पढ़ाई